यस नमस्कार। आज हम हैं हमारे हरियाणा के जींद शहर के अंदर और वहाँ का एक चमकता सितारा कन्हैया हमारे साथ है और इन्होंने सीए फाइनल के एग्ज़ाम के अंदर आईसीआई के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 28 हासिल किया है और इनके लिए तालियां। और हमारे साथ हमारे पारस इंस्टीट्यूट के जो जींद का जो हमारा वर्चुअल सेंटर है, जो रजत सर ऑपरेट करते हैं, डायरेक्टर हैं, और उनके स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि पारस इंस्टीट्यूट की क्लासेस लगा रहे हैं। और हम सभी आज मिस्टर कन्हैया से रूबरू होंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे और इन्होंने मुकाम कैसे हासिल किया। तो ये है प्रेजेंट टेंस और ये है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट में ऐसे कैसे बनाना है इन फ्यूचर, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ सवाल होंगे आपके भी, तो आप लोग भी उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं एक बात से शुरुआत करना चाहता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बैठे हैं तो अंदर से टीचिंग भी निकल रही है। तो क्या होता है कि अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे ना, तो जिंदगी के सब्जेक्ट और पढ़ाई के सब्जेक्ट आपस में हमेशा मिलते हैं। जिंदगी में जो लोग डील करते हैं आपसे, आप जिनसे डील करते हो, और पढ़ाई के साथ भी आपके साथ के लोग होते हैं और जिनसे आपका दोस्ताना है, लगभग एक जैसा सा रवैया रहता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर ली, बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लिया किताबों से, फिल्मों से, ठीक है, लिटरेचर पढ़कर, सीनियर लोगों से सुनकर, सेमिनार अटेंड करके, तो इस तरह से करके बहुत सारा ज्ञान जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो नॉलेज में नंबर 1 मिलेंगे आपको, नॉलेज में A क्लास, डिलीवरी में A क्लास। लेकिन जब आप उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उनकी लाइफ के अंदर, तो वो 0 मिलेगा, इवन नेगेटिव मिलेगा कि वो अपनी ज़िंदगी को एक्चुअल में ख़राब कर रहे होते हैं। किसी और को सलाह देनी हो तो बहुत अच्छी सलाह दे देंगे, लेकिन खुद की जो लाइफ है वो एकदम डिस्ट्रक्टेड मिलेगी, बिल्कुल। कारण क्या है? कारण ये है कि जो नॉलेज गेन की है, जो ज्ञान हासिल किया है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया। समझने में कुछ और करने में कुछ और। ये जो सोसाइटी का दोगलापन है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ये हमें जिंदगी के एग्जाम में पास नहीं होने देता। सीए की बात करते हैं, सीए कोर्स की बात करते हैं कि हमने बहुत अच्छे टीचर से क्लासेस ली, सीनियर टीचर से क्लासेस ली, एक्सपीरियंस टीचर से क्लासेस ली, सब कुछ किताबों में पढ़ा, नॉलेज गेन किया, नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व किए, सब कुछ किया। लेकिन जो किया वो वास्तव में आपने अप्लाई करके नहीं देखा कि जब आप आईसीआई के एग्ज़ाम में जाएंगे, वहाँ 3 घंटा बैठेंगे, तो उस टाइम आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। हमारी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, सीए कोचिंग इंडस्ट्री में मेजॉरिटी लेवल पे इस तरह की कोचिंग अवेलेबल है कि आपको सिलेबस करवा कर और आपको घर भेज दिया जाता है। आपके टेस्ट नहीं होते हैं तो नाम मात्र के होते हैं कि भाई संडे को टेस्ट है तुम्हारे, आ जाना, जिसको देना है दे देना, जिसको नहीं देना मत देना। होते हैं तो चेक नहीं होते, चेक होते हैं तो उनका एनालिसिस नहीं होता। तो ये बात मैंने कनेक्ट की है प्रैक्टिकल लाइफ और सीए की कोचिंग से रिलेटेड, कि आपने नॉलेज गेन कर ली लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, उसको इम्प्लीमेंट करने नहीं आता, और जब आप सीए एग्जाम देने जाते हैं उन 3 घंटे के अंदर आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो जैसे आप जिंदगी में फेल हो जाते हैं वैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाते हैं। पारस इंस्टीट्यूट का टीचिंग को लेकर तो एक रिसर्च वाला बहुत बड़ा पार्ट रहा ही है कि स्टूडेंट की डेप्थ साइकोलॉजी को लेकर हमने टीचिंग मेथड एक्सप्लोर किया है। उसको मिस्टर कन्हैया जो है वो आपसे शेयर करेंगे कि टीचिंग की यूनिकनेस क्या है। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा क्योंकि ये उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकले हैं, तो जब हमारे पास उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है तो हम अपने मुंह से क्यों कहें। और दूसरा जो पार्ट है हमारा टेस्ट का, रिसर्च का, टीचिंग बहुत बार साबित हो चुकी है, और जो टेस्ट का जो सिस्टम है पारस इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर पूरी गहन अध्ययन के बाद जो मॉडल हमने डेवलप किया हुआ है, उसका साक्षात एग्जाम्पल है मिस्टर कन्हैया, कि उस पूरे मॉडल को पूरी तरह से फॉलो करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। घर पर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की, एट होम की जो टेस्ट सीरीज है
इवन हम लोग, हमारे समाज में ये माना जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ नहीं होती। अब ऑनलाइन क्लासेस कुछ नहीं होती तो ऑनलाइन टेस्ट तो कैसे हो सकता है कुछ भी। तो मिस्टर कन्हैया ने सीए फाइनल की टेस्ट सीरीज जो पारस की है वो अपने घर पर अटेंड की है और उसके बाद इन्होंने AIR 28 हासिल की है। मिस्टर कन्हैया सीए फाउंडेशन के अंदर 2019-20 मिस्टर कन्हैया सीए फाउंडेशन में 2020 में पारस से जुड़े थे और सीए फाउंडेशन के अंदर इनके 400 में से 319 मार्क्स, लगभग 80% मार्क्स। सीए इंटर के अंदर भी लगभग इनके ऑन एन एवरेज 75% मार्क्स है ऑन एन एवरेज, और सीए फाइनल के अंदर आपके मार्क्स हैं 75% मार्क्स है। अब देखिए आप कि जो मैं रिसर्च वाली बात कह रहा था कि जो इनकी सीए फाइनल की टेस्ट सीरीज है उनका जो रिकॉर्ड है हमारे पास, उसके अंदर इनका जो रिजल्ट है वो 71% के आसपास है और इनका एक्चुअल जो रिजल्ट है वो 75% है। और जब ये लोग टेस्ट देते हैं तो हम ये कहते हैं कि पारस इंस्टीट्यूट के टेस्ट का लेवल थोड़ा ऊपर होगा और ICI का जो टेस्ट का लेवल है वो थोड़ा उससे नीचे होगा। तो इससे एक जो पारस इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च वाला जो पार्ट है वो साबित होता है कहीं ना कहीं कि पूरी डीप स्टडी के बाद वो मॉडल डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कि भाई हम आज किस तरह की बात करने वाले हैं और इसके लिए मिस्टर कन्हैया हमारे साथ हैं। तो कन्हैया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपके माँ बाप बड़े खुश होंगे आज। ठीक है, हम घर भी गए थे और उनसे मिले थे और अच्छा उनके साथ टाइम स्पेयर किया हमने, और बहुत ही मैच्योर पेरेंट्स हैं आपके और बहुत ही समझदार पेरेंट्स हैं। इनके पेरेंट्स की एक लाइन हम वहाँ से कैच करके लाए हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं। कि अगर आप खुद अगर सिगरेट पीते हैं और बच्चे कहते हैं अच्छी चीज़ नहीं है तो बच्चा सिगरेट पक्का पिएगा, लेकिन अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैच्योरिटी का लेवल जो है वो उसका जो परिणाम है कन्हैया के रूप में सामने आता है कि उन्होंने किस तरह से इनका पालन पोषण किया होगा। और आज हिंदुस्तान के टॉप 50 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट मिस्टर कन्हैया है। तो ठीक है, मेरी बात को मैं यही विराम देता हूँ एक बार, और एक बार मैं रैंडमली मिस्टर कन्हैया को बोलने का मौका देता हूँ। एक बार आप अपनी मर्जी से अपनी ट्रैवलिंग जो फाउंडेशन से लेकर और फाइनल तक की है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर हमारे कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं। तो मार्च 20 में मैंने अपनी 12th पास आउट करने के बाद पारस में सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 20 अटेम्प्ट। तो 4-5 महीने क्लासेस चली, फिर टेस्ट हुए, फिर नवंबर 20 में आई पास माई सीए फाउंडेशन। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद मैंने नवंबर 21 में अपना सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 दिया और साथ में ग्रुप 2 का मैंने एडवांस अकाउंट प्रिपेयर किया था फॉर एग्जाम्शन। तो उसका जब रिजल्ट आया ग्रुप 1 आई क्लियर और एडवांस अकाउंट में स्कोर्ड एग्जाम्शन। तो अगले अटेम्प्ट के लिए मेरे पास सिर्फ 3 पेपर बचे थे जो मेरे को पास करने थे। फिर मई 22 में मैंने अपना ग्रुप 2 दिया, वो 3 पेपर दिए, आई पास ग्रुप 2। फिर उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई बिग 4 से, फ्रॉम KPMG आई कम्प्लीटेड माई आर्टिकलशिप। फिर उसके बाद साथ साथ सीए फाइनल की तैयारी चल रही थी और अभी लास्ट के 6 महीनों में पूरा सेल्फ स्टडी चल रहा था, टेस्ट सीरीज चल रही थी और अभी मई 25 में आई क्लियर्ड माई सीए फाइनल एग्जामिनेशन स्कोरिंग AIR 28। ये बताइए मिस्टर कन्हैया कि जो मिस्टर कन्हैया, क्या यार कन्हैया हमारा तो स्टूडेंट है, मैं सोच रहा हूँ मैं कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू ले रहा हूँ। कन्हैया आप हमें ये बताइए कि जो टेस्ट है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो आप स्टडी करते हैं, आप टीचर से पढ़ते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, हर टीचर अपने लेवल पे अच्छा पढ़ाता है, लेकिन उसके बावजूद भी, अच्छा पढ़ने के बावजूद भी वो स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाता है। तो और आपने क्या किया है कि इनकी जो बिग 4 फर्म्स हैं उनमें KPMG से इन्होंने आर्टिकलशिप किया हुआ है और लास्ट के 6 मंथ्स के अंदर इन्होंने ये टेस्ट सीरीज और सेल्फ स्टडी की थी। तो आप ये बताइए कि अच्छी टीचिंग के बावजूद बच्चा फेल हो जाता है, तो टेस्ट सीरीज का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, ऐसी क्या कमियां रह जाती है टीचिंग में जो इससे पूरी होती है? देखो, टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, पेपर तो टीचर नहीं लिखेगा, पेपर तो हमें खुद ही लिखना है। तो टीचर से तो हमने क्लास में अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आता है रिटेंशन, हमें उसे याद करना है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मतलब दिमाग चलाना आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन एज इट इज सेम भी नहीं आएगा,
आपके वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप वहाँ पे दिमाग चला पाओ, और वो भी ऐसे नहीं आपको एक दिन तो मिलेगा नहीं, एक क्वेश्चन में 15 मिनट 20 मिनट, तो मैक्सिमम उसे जो भी मार्क्स पे वोटिंग टाइम बनता है कि 15 मिनट में 20 मिनट में मेरे को मैक्सिमम वो क्वेश्चन अपना खत्म करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ स्टडी, टेस्ट लिखना, और मतलब हाथ चलना आना चाहिए। तो टीचर ने तो एक बार पढ़ा दिया, आपको समझ आ गया, तो उसके बाद रेगुलर होमवर्क किया था। जैसे अगर मैं सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की बात करूं, सुबह जो क्लास में पढ़ लिया, शाम को 1 घंटा 2 घंटा, चलो किसी दिन कम लगा, अगले दिन उसे कवर कर लिया, संडे को कवर कर लिया, तो मतलब ये साथ साथ उसे पढ़ते रहो। तो उस चैप्टर को आपने एक बार वहीं पे पढ़ लिया, फिर उसका जब भी चैप्टर कंप्लीट होता था 3-4 दिन बाद ही उसका टेस्ट हो जाता था, तो 3-4 दिन में आपने वो चैप्टर दोबारा पढ़ लिया, तो 2 बार रिवीजन पूरा हो गया। फिर उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर आता है टेस्ट सीरीज करो, फिर उस टाइम पे हम यूटी देते हैं जिसमें 1/3 सिलेबस आता है, उसमें आपने उसे 3rd टाइम पढ़ लिया और फिर साथ साथ लिख के भी देख लिया थ्रू टेस्ट सीरीज। फिर उसके बाद फाइनल टेस्ट देते हैं तो आपने उसे फिर उस टाइम 4th टाइम पढ़ लिया। फिर जब आप पेपर लिखने जाओगे उससे पहले आप 1.5 दिन में अपना सब रिवाइज कर दो, तो 5th टाइम हो गया। तो अगर आपने ऐसे उसे 5 बार पढ़ लिया, फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको खुद भी आता है, क्योंकि पेपर तो खुद ही लिखना है। और फाइनल में ऐसा होता है जैसे फाउंडेशन और इंटर में तो हम 12th के बाद आते हैं और साथ साथ कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ना ही होता है, तो हमारा रिदम बना हुआ होता है। इंटरमीडिएट तक मस्त रिदम बना होता है कि पढ़ना है, टेस्ट देना है, बस यही काम है और कुछ दूसरा काम ही नहीं है। फिर इंटरमीडिएट के बाद आपका बर्डन बढ़ता है, क्योंकि आपको साथ साथ आर्टिकलशिप भी करना है। तो उस टाइम पे क्लास को और आर्टिकलशिप को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब सुबह उठ के हम क्लासेस कर रहे होते हैं, फिर ऑफिस का काम करके आ रहे होते हैं, कई बार ऑफिस में टाइम ज़्यादा लग जाता है, रात को 9-10 बजे भी आता है, 12 बजे भी आता है। तो उस टाइम पे जो आपका शेड्यूल होता है कि डेली आके खुद से पढ़ना है, वही नहीं फॉलो हो पाता, वो भी बहुत मुश्किल से फॉलो होता है। फिर उसके बाद जो रिटर्न प्रैक्टिस है वो तो बिल्कुल छूट जाती है, कोई कोई कर पाता है, वो भी रेगुलर तो मेरे को नहीं लगता कोई भी कर पाता है, मेरी भी नहीं हुई थी। जो आर्टिकलशिप के 2 साल थे उसमें जो मैंने हाथ से अपने सम सोल्व किए होंगे वो बहुत कम थे। तो उसके बाद जो 6 महीने का जो एग्जाम से पहले वाला फेज आता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें जब हम पढ़ने बैठते हैं और तब हम 2 साल पहले मैंने लास्ट लिखा होता है, पिछले 2 साल में मैंने कोई पेपर नहीं दिया, जो मेरा माइंडसेट बना हुआ था कि 3 घंटे में ऐसे 100 नंबर का पेपर लिख देते थे, वो सब टूट चुका होता है। तो उस टाइम पे जब मैंने पहली बार लिखना शुरू किया था तो मतलब पेन से ऐसे फ्लो भी नहीं बन रहा था, मतलब हैंड राइटिंग बिगड़ चुकी थी, क्योंकि वहाँ तो टाइप कर रहे होते हैं ऑफिस में, तो हाथ से लिखना बिल्कुल छूट चुका होता है। तो स्टार्टिंग में तो लिखने में भी इशू आ रहा था। फिर पहला टेस्ट दिया तो समझ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दी कि इसे शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि ठीक है मेरे को पता है ऊपर ऊपर से तो कोई मेरे से पूछेगा मैं बता दूंगा हाँ हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, पर जब करने की बारी आती है तब एक तो होता है कि टाइम कॉन्स्टेंट होता है, जब ओरली ज्ञान पेलना होता है जब तो ठीक है कुछ भी बोल दो, टाइम है आपके पास, पर वो 3 घंटे में ही मैनेज करना, वो अलग प्रेशर भी चल रहा होता है, वो समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है। तो जो स्टार्टिंग के टेस्ट थे वो मुश्किल थे, मतलब वो पूरे भी नहीं हो रहे थे, मतलब कभी 70 नंबर का अटैम्प्ट हो रहा है, कभी 80 नंबर का हो रहा है। फिर उसमें भी बहुत सिली मिस्टेक्स होती है जो पहले नहीं करी मैंने कभी लाइफ में, पर अब कर रहा था मैं, क्योंकि वो सारा मेरा फ्लो टूट चुका था लिखने का। फिर 2 महीने पूरे टेस्ट चलते हैं ऐसे, हर सब्जेक्ट के 4 टेस्ट, तो मैंने 24 टेस्ट लिखे उसमें, मतलब 2400 नंबर, अगर 100 नंबर का था वो हर टेस्ट। तो फिर धीरे धीरे वो फ्लो बनना शुरू होता है, जो हम इंटरमीडिएट तक 12th के बाद जिस फ्लो में आते हैं कि हाँ 3 घंटे में हो जाएगा पूरा। तो वो फेज बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर से तो तुम सीख चुके हो ऑलरेडी, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसी में भी सोचते हैं शॉर्टकट कि यार लिखने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, टीचर की कोई रिवीजन वीडियो ले लेता हूँ, कोई फास्ट ट्रैक बैच ले लेता हूँ। कई बार कुछ टीचर्स का ऐसा भी होता है पेपर से पहले 5 दिन मैराथन चल रहा होता है कि हम आपका ऐसे 100% सिलेबस 3 दिन में पूरा करा देंगे, 5 दिन में पूरा करा देंगे। अगर 3 दिन 5 दिन में हो पाता तो पहले आपने क्लास क्यों दी थी 200-200 घंटे की। तो मतलब उस टाइम पे भी अगर पेपर से पहले भी आप टीचर पे डिपेंड हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर तो फिर एट लास्ट जाके खुद ही लिखना है, टीचर तो नहीं लिखता। तो मतलब सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर से एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिए, ठीक है, बाद में डाउट सपोर्ट आपके पास हमेशा रहता है। एक चैप्टर में आपको 1 डाउट आया 2 डाउट आया वो ले लिया, ऐसा नहीं होता वो पूरा चैप्टर ही दोबारा करने बैठ जाओ।
मतलब हार्डवर्क इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस कोर्स, वो आपको करना ही पड़ेगा, अपने कंफर्ट से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जो बात आती है मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे प्रेशर ले जाते हैं कि यार इस कोर्स में तो सोशल लाइफ ही ख़त्म होगी, कोई दोस्त यार नहीं बचे, कोई हम साथ साथ एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो जो मैंने खुद से फॉलो किया था ये था, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरा आर्टिकलशिप वाला फेज चल रहा था 2 साल वाला, सब चल रहा था उसमें, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मौज मस्ती, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, ऐसे ही फाउंडेशन इंटरमीडिएट में भी एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक सब चल रहा था, सोशल मीडिया, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, वीकेंड पे चले गए, शाम को दोस्तों के साथ घूम लिया। फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में जो स्टार्टिंग के दो महीने के लिए तो हम सब बंद कर सकते हैं, अगर मुझे उसके लिए इतना बड़ा नाम मिल रहा है तो 2 महीने में सब कुछ बंद कर दिया था कि अब सिर्फ यही है जो है वही काम आएगा। तो ऐसे ही फाइनल में भी 2 साल तक सब चल रहा था, पर जो लास्ट वाले 6 महीने थे उसमें सब बंद था। फ़ोन में बस ऐसा था कि फ़ोन उठा लेंगे, कुछ डाउट वगैरह के लिए व्हाट्सएप चल रहा था, बट बाकी सब सोशल मीडिया बिल्कुल बंद था, दोस्तों से बात भी बंद थी। क्योंकि 6 महीने तो मैं दे ही सकता हूँ, अगर उससे मेरी पूरी लाइफ सुधर रही है तो। हाँ, पहले वाला 2 साल वो आप कर सकते हो साथ साथ, पर लास्ट के 6 महीने जो है वो खुद के ही है, बस वो आपको एक डिग्री दिलाएगी जो आपकी पूरी लाइफ बना देगी। तो बस उस टाइम पे थोड़ा अलग हो जाओ, बाकी तो सोशल चल ही रहा है। वेरी गुड। काम बोलता है, काम इस तरह से बोलता है, किया हुआ काम इस तरह से बोलता है, ये बाई चांस नहीं है, ठीक है ना। कुछ कई बार कुछ लोगों के सितारे कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, तो छोटी मेहनत से बड़ी कामयाबी मिल जाती है, लेकिन उस छोटी मेहनत का अंजाम भुगतना पड़ता है कि जो बाकी जो शॉर्टकट लगा है ना उसमें दिक्कत आती है उनको। तो ये असली मेहनत है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो कन्हैया ये बताइए कि जितनी बातें सारी बताई आपने, तो उसके अंदर क्या हुआ कि शायद आपको तो क्लियर है वो चीज़ कि सेल्फ स्टडी और टेस्ट ये मिक्स करके बोला आपने। और हमारा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर बच्चों की एक नाराज़गी ये रहती है कि ये ना पढ़ाते रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, तो इससे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। आया अंदर से कुछ आया सर, आया। तो ये था कि आप सिलेबस करते आराम से पहले, और उसके बाद 6 महीने आप टेस्ट वेस्ट के चक्कर में पढ़ने की बजाय आप सेल्फ स्टडी करते, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जो मैंने क्लास लेने के बाद दिन में 1-2 घंटा खुद से पढ़ा, वो भी सेल्फ स्टडी है। फिर ठीक है, टेस्ट लिया, टेस्ट इज़ अ मीडियम ऑफ सेल्फ स्टडी, टेस्ट के थ्रू मैं सेल्फ स्टडी तो कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं कोई टीचर से थोड़ी पढ़ रहा हूँ, टीचर से मैं पहले पढ़ चुका। टेस्ट से बस वो प्रेशर आ रहा है कि मेरे को सेल्फ स्टडी साथ साथ करनी है, तो वो आपसे सेल्फ स्टडी करवा रहा है, आपसे धक्का करके वो सेल्फ स्टडी करवा रहा है। बच्चों को लगता है कि वो सेल्फ स्टडी नहीं है, बट वही तो सेल्फ स्टडी है। वो प्रेशर बना रहा है कि हाँ मेरे को खुद से पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट होएगा, चाहे आप टेस्ट के लिए पूरा प्रिपेयर नहीं हो फिर भी आप टेस्ट दे दो। क्योंकि चलो लेट सपोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आए, 2 आपने नहीं पढ़े, 3 तो पढ़े थे ना आपने, 3 करो, आपको 3 में गलतियां पता लगेगी। क्योंकि बच्चे क्या समझ लेते हैं कि सिलेबस में टेस्ट नहीं दूंगा क्योंकि टेस्ट में मार्क्स फिर कम आएंगे। वो जो टेस्ट के मार्क्स है वो फाइनल मार्क्स थोड़ी है, वो प्रैक्टिस ही तो है आपकी। तो टेस्ट आपको सारे देने ही चाहिए, वही सेल्फ स्टडी है जो रियल सेल्फ स्टडी है। उससे आपको पता लगेगा कि आपने क्या गलती अभी कर दी, ताकि वो गलती आप फाइनल में ना करो। मतलब कुछ एडजस्टमेंट तो मेरे को एज इट इज़ याद आ रही है कि जो मैंने ऐसे टेस्ट में गलत की होगी, ठीक है एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होएगा, पर वो एडजस्टमेंट रिपीट हो जाती है, तो वो पता होता है कि हाँ, मतलब एक इमेज बनता है कि हाँ मैंने टेस्ट में ये एडजस्टमेंट सेम आई थी, मैंने ऐसे किया था, मेरे ऐसे मार्क्स कट हो गए थे, इसका सही आंसर फिर जो आंसर की में आया था सही आंसर ये था, फिर वो पेपर में सही आंसर ही होता है। तो मतलब टेस्ट के थ्रू आपको वो चीज़ें फिर याद रहती है, क्योंकि जब मार्क्स कट जाते हैं तो पता लगता है। और दूसरा क्या होता है कि हम टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कंफर्ट ले लेते हैं कि जैसे पास होने के लिए 50 नंबर ही चाहिए, 40 ही चाहिए, एग्जामिशन के लिए 60 ही चाहिए, कि मतलब 60 आ गया तो ठीक है, मैं देख ही नहीं रहा मेरे 40 नंबर कहाँ कटे। फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स का टेस्ट है, मेरा ये कंसेप्ट कभी नहीं था, मतलब टेस्ट को मैंने ऐसे कभी लिया ही नहीं कि मेरा फाइनल टेस्ट है कि 60 आ गए तो मेरा काम हो गया। मैं हमेशा, चाहे मेरे 40 कटे, चाहे 30 कटे, चाहे 20 कटे, चाहे 50 कटे, मैंने हमेशा देखा कि कहाँ कटे, क्योंकि टेस्ट के बाद ये होता था कि भाई 100 आने चाहिए थे, क्यों नहीं आए। तो मतलब वो सारी गलतियाँ, तब भी फाइनल में आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। मतलब अगर आप रैंक की तैयारी करोगे तो कम से कम पास तो हो ही जाओगे ना। अगर आपका टारगेट ही इतना बड़ा है तो पास तो आप पक्का हो ही जाओगे।
फिर रैंक आ जाए तो वेल एंड गुड है। मतलब अपने टारगेट बड़े सेट करो, ऐसा नहीं है टेस्ट में 60 आ गए सेटिस्फाई हो गए। मतलब टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो और हमेशा ये होना चाहिए कि यार 100 ही लेना है। 60 है तो हाँ काम करो कि मेरे 40 कहाँ कटे, कौन से चैप्टर में मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, चैप्टर में भी कौन से कंसेप्ट मेरे वीक है, उन्हें टाइम दो। सर से दोबारा आप डाउट्स ले सकते हो कि जहाँ पे मेरा थोड़ा वीक पोर्शन है, तो उस केस में आप दोबारा लेक्चर भी देख सकते हो। मतलब आप उसमें क्या करो, फिर पूरा चैप्टर नहीं देख रहे, आपको पता लग गया फॉर एग्जांपल पूरा चैप्टर 100 पेज का है, मुझे पता लग गया हाँ ये 10 पेज का कंसेप्ट है, मेरा इशू सिर्फ इसी में है, तो आप उसका बैकअप लो, फिर वो 10 पेज वाला पोर्शन देखो। इससे आपका टाइम भी बच रहा है, प्लस आपको पता भी लग रहा है कि यार चल 100 पेज का चैप्टर है, 90 का तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, 10 को मैंने ये टाइम दे दिया। तो आपको खुद भी पता लग रहा है कि आप कहाँ पे हो, क्या रहता है आपका, और आपका इसमें टाइम भी कम लगता है। ओके, अगर इन शॉर्ट मैं बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बट इंस्टीट्यूट आपको टारगेट दे रहा है कि आपको सेल्फ स्टडी इतने टाइम में इतने चैप्टर तैयार करने हैं, और फिर आपने सेल्फ स्टडी वो इफेक्टिवली की है या नहीं की, वो आप हमें बताइए, साबित कीजिए पेपर पे और उसका टेस्ट दीजिए। मेन बात ये होगी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ना एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं होती, वो बेचारे मान जाते हैं बात, क्योंकि उनको फेल होने का डर होता है। इंटेलिजेंट बच्चा ज़्यादा इसके अंदर सीरियस हो जाता है कि यार मैं टेस्ट दूंगा तो मेरा तो टाइम वेस्ट होगा, और अच्छा उसको उस गलती का एहसास भी नहीं होता। अगर उस बच्चे के 90%, मान लो बच्चा 90% का है, तो 90% वाले के 70% आ जाए तो सेटिस्फाई कर लेता है खुद को, किसी एक का तो रिजल्ट आता ही ऐसे है, हमेशा 90% थोड़ी आते हैं। तो वो कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाता उस चीज़ को कि भाई टेस्ट ना देने का नुकसान क्या हुआ, फेल तो नहीं होता। 90% वाला बच्चा फेल नहीं होगा, लेकिन 90% वाला 70 पे आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों के साथ होती है कि टेस्ट देने से टाइम वेस्ट होता है और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा। असल में टेस्ट ही सेल्फ स्टडी है, ठीक है, यही बात हुई इन शॉर्ट। ठीक है भैया, मैं सी इंटर का बहुत ग्रुप कर रहा हूँ, तो ये बता दो रैंक के लिए कैसे तैयारी करनी है और इतने सब्जेक्ट है मैनेज कैसे करना है, कैसे टाइम देना है इसमें? क्लासेस के साथ मतलब अभी जो आपका फेज चल रहा है, तो रैंक के लिए आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बस कुछ छोड़ना नहीं है, करना सब है, बस यही एक थिंकिंग होनी चाहिए। कुछ क्या होता है कि हाँ ये चैप्टर छोड़ देता हूँ बात ही होगा, नहीं बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक तो ऐसे का कुछ फिक्स फॉर्मेट भी नहीं है कि हाँ इस चैप्टर से 5 का ही है, क्या पता इस अटेम्प्ट में 5 का है, अगले में क्या पता 15 नंबर का भी आ जाए। तो कुछ आपको छोड़ना नहीं है, रैंक आपका अपने आप प्रिपेयर हो रहा है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो, मतलब आपको सब कुछ आता है, आप अच्छा स्कोर करोगे तो रैंक आपकी अपने आप आएगी। और हाँ, जहाँ तक बात है कि मैनेज कैसे करना है इतने सब्जेक्ट्स को, तो आप जिस ऑर्डर में अपनी क्लासेस चल रही है, फॉर एग्जांपल एक टाइम पे आप 2 सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हो, 3 सब्जेक्ट की ले रहे हो, जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट की आपके एक टाइम पे क्लासेस चल रही है, आपको क्या करना है, साथ साथ उसको पढ़ता रहना है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि अब इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 सब्जेक्ट की एक साथ क्लास तो चलेगी नहीं, एक टाइम पे 2 की चलेगी, मैक्सिमम 3 की चलेगी। तो जब वो पूरी हो जाएगी फिर आप नए 2 या 3 सब्जेक्ट पकड़ोगे। तो क्या होता है, अगर आपने क्लासेस के साथ साथ पहले वालों को नहीं पढ़ा, तो जब आप अगले सब्जेक्ट खत्म करने और दोबारा पुराने वाले उठाओगे तब आपको कुछ याद नहीं आएगा, तब आपको लगेगा मैंने सब खो दिया। और यही आपने अगर उसे साथ साथ पढ़ा है, क्योंकि एक टाइम पे जब 2-3 सब्जेक्ट ही चल रहे हैं, जब आपका इजीली मैनेज हो सकता है, तो उस टाइम पे तो 2-3 ही पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, क्लासेस के साथ साथ उसे पढ़ते रहना है, तो लास्ट तक आपको सब याद रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट। अगर आप सीए फाइनल के टेट सीरीज नहीं लेते तो आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है पेपर में? जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो जो 2.5 साल था, मतलब जो आर्टिकलशिप वाला 2-2.5 साल था, उसमें मतलब वो रिदम ही टूट चुका था बिल्कुल। जब पहली बार पेन उठाया, लिखा भी नहीं जा रहा था, समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से क्या शुरू करना है। तो मतलब अगर मैं पहले प्रैक्टिस ना करता, तो एक बात सुनी थी मैंने कि अगर फाइनल टेस्ट में शौक ना लगे तो पहले मॉक दो, क्योंकि जो शौक लगना है वो मॉक में ही लग जाएगा। तो मेरे साथ वही हुआ था, जो भी शौक लगना था वो मॉक में लग गया स्टार्टिंग के टेस्ट में, कि जो पूरे भी नहीं हो रहे थे 3 घंटे में, या पता नहीं लग रहा था कहाँ से क्या शुरू करना है। तो मतलब अगर मैं टेस्ट सीरीज ना लेता तो जो शौक मेरे को पहले लगा वो शायद फिर मेरे को रिजल्ट में ही लगता। वो शौक जब अभी रिजल्ट आता तो मेरे को नहीं लगता मैं कर पाता अगर मैं टेस्ट सीरीज ना लेता। तो मॉक टेस्ट शौक की मॉक ड्रिल है। हाँ बिल्कुल। ठीक
जैसे कि मेरा अभी सितंबर अटेम्प्ट मिला, तो ना शुरू में जैसे हमने सीए शुरू किया तो मैंने शुरू भी थोड़ा लेट किया था। तो जिससे भी बात करते हैं नॉर्मली हम सोसाइटी में, तो हर कोई बस डरा ही देता है कि सीए अटेम्प्ट लगेंगे। तो मतलब उस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया? मतलब अभी जिसकी कन्फ्यूज़न चल रही है, हुआ नहीं होगा, बीकॉम में एडमिशन लूँ, क्या करूँ, तो इस टाइम पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आपने इस फेज को मतलब कैसे डील किया था? देखो, फाउंडेशन करना है। जब सीए का रिजल्ट ही 15-20% रहता है, तो जो बच्चों में 80-85% लोग हैं वो उल्टा ही बोलेंगे। तो मेन हमारा काम क्या होता है, जो नेगेटिव वाइब्स है उससे दूर ही रहना चाहिए, मतलब सबकी सुननी ही नहीं चाहिए। अपना एक अच्छा दोस्त होना चाहिए और कोशिश करो वो जो एक दोस्त अच्छा हो जिससे तुम सब शेयर कर सको, वो दूसरी स्ट्रीम का हो, उससे सीए का कुछ पता है ना, वो तुम्हें डरा नहीं पाएगा, तुम्हारी अच्छे से सुन लेगा, तुम्हें बोलेगा ही कि हाँ यार तू कर सकता है, तू पढ़। तो मतलब जो भी डराए ना उसकी सुनो ही मत, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सिलेबस भी बहुत है, डरने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो मतलब जो ऐसे बोले उसकी सुननी ही नहीं है। और मतलब जो साथ साथ बीकॉम वाली बात जो आपने बोली, बीकॉम का सिलेबस जो है सीए से ऊपर तो नहीं है। मैंने भी बीकॉम किया था साथ साथ, तो मैंने अपना सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट प्रिपेयर किया, मतलब फाइनल का तो कुछ था ही नहीं उसमें, इंटरमीडिएट तक जो पढ़ा था बीकॉम मेरा उसी में हो गया था। मैंने तो अपने बीकॉम के पेपर के लिए एक दिन भी, मतलब 1 घंटा भी नहीं दिया, सीधा पेपर में जाके बैठता था, लिखता था, हो जाता था। तो मतलब आपको बीकॉम के लिए तो जो पेपर वाले दिन है 4-5 दिन, साल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन हो जाएंगे, सिर्फ आपको वही देना है। तो बीकॉम के लिए अगर आप अपना सीए का सिलेबस अच्छे से कर रहे हो, शिद्दत से कर रहे हो, तो आपको बीकॉम के लिए तो कुछ एडिशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बीकॉम तो आपका अपने आप हो जाएगा। ओके, एक बात और भी है इसमें, जो फियर फैक्टर वाली बात है ना, तो मैंने इनके डैडी से बात की थी। मैंने कहा जी, जैसे मैंने उनसे ना बात पूछना ही स्टार्ट किया था, इनकी मम्मी से पूछ रहा था मैंने कहा जी वो जैसे सीए जो है वो एक टफ़ कोर्स माना जाता है, और इंडिया का जो सीए कोर्स है वो वर्ल्ड में टफ़ माना जाता है। तो इनके डैडी बोले सर 1 मिनट में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, टफ़ नहीं है, ये आसानी है। मैंने कहा पता तो मेरे को ही है, लेकिन मैंने ये बोला था माना जाता है। लोग कहते हैं। तो बिल्कुल इनके पिताजी खुद इंटर क्लियर्ड हैं, और उन्होंने मतलब देखा हुआ नज़दीक से इस कोर्स को, और उस टाइम तो फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल इंटर के स्टडी मटेरियल से ज़्यादा बड़ा होता था जिस टाइम उन्होंने इंटर किया। तो उन्होंने ये बताया कि डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ अगर हम करें तो ये टफ़ नहीं है, ये आसान है। और मैंने अपने दोनों बच्चों, इनका छोटा भाई भी सीए फाइनल के अंदर है, वो सीए कर रहा है, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को सीए कोर्स में डाला इसलिए कि आसानी से हो जाएगा और मैं करवाऊँगा। इतना कॉन्फिडेंस था उनको पता है कि लोग इसको टफ मानते हैं, लेकिन ये टफ है नहीं। डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ करना पड़ेगा, सिस्टम से करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पारस में आना पड़ेगा। अभी मैंने फादर साहब को, इनके फादर साहब को कहा है कि आप अभी भी कर सकते हैं ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि भी ऐसे चलते कह दिया, सीरियसली कहा है कि नहीं आपको करना है। मतलब पैसे लेके आए हुए पहले तैयारी करेंगे और टेस्ट सीरीज की बात। और अभी आपने फेसबुक पे या इंस्टा पे देखा होगा कि 71 ईयर्स की एज में सीए कंप्लीट किया है। यस। और हमारे लास्ट ईयर एक हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं, वैसे तो वो हमारे से सीनियर हो गए, 64 की एज में उन्होंने इंटर ज्वाइन किया है पारस में लास्ट ईयर की बात। तो मतलब वो लोग इस एज में ये सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो भी बहुत जोश है, ठीक है। तो वो कोई कहे ना आगे कि तेरे अटेम्प्ट लगेंगे, तो तेरे लगेंगे, हमारे को लगेंगे, तेरे लगेंगे। वो जो बचपन में कहते हैं ना, जो कहता है वही होता है, जो कहता है वही होता है ना। सही बात। तो जो 71 ईयर के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सीए की है, उनके लिए तो तालियां। फर्स्ट टेस्ट थे उसमें बहुत ही मतलब ऐसा था, नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं थे मार्क्स से, बिल्कुल भी कम मार्क्स आ रहे थे। तो बहुत डिमोटिवेशन आया कि कैसे होगा आगे, तो उसको कैसे टैकल करें। पहली बात तो टेस्ट के स्कोर से हमें कभी सेटिस्फाई होना भी नहीं है, क्योंकि अगर 60-70 आ जाए उसमें भी रुकना नहीं है, क्योंकि जो गलती है उसे ही एनालाइज करना है, तो सेटिस्फाई तो कभी होना नहीं है। और जो बात डर की है, तो
इसे थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए कि जो अभी हुआ, जो भी गलत हुआ वो अच्छा है अभी हो गया, ताकि फाइनल के टाइम पे ये नहीं होगा, उस टाइम तक मैं इम्प्रूव कर चुकी होंगी। तो जो आपने पहला टेस्ट दिया, जब आप दूसरा दोगे वो उससे बेटर ही होगा, क्योंकि एक तो आपको पता है आप कहाँ गलतियाँ कर चुके, तो आप अगला टेस्ट अच्छा ही करोगे। तो डे बाय डे जब आप टेस्ट देते जाओगे तो आप देखोगे आपका स्कोर इम्प्रूव ही हो रहा है। इससे मतलब ऐसे प्रैक्टिस ही लेना चाहिए। इससे मतलब आप ऐसे मतलब कि हाँ ये तो मेरी फाइनल मार्कशीट ही छप गई, ये फाइनल मार्कशीट नहीं है। तो इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये तो मतलब अच्छी बात है कि आपको अभी पता लग गया, एक आपको अपने पेपर में पता लगता तो उससे बेटर है आपको अभी पता लग गया। तो इसे थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जो आपने गलतियाँ करी मतलब चेकर से कनेक्ट करो, जो आपके टीचर है उनसे कनेक्ट करो कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करना चाहिए, वो भी आपको गाइड करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए था, ये चीज़ें नहीं लिखी आपने। तो उससे आप और इम्प्रूव कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं टेस्ट लेके बैठे कि हाँ कम आ गए, तो आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे जब तक आप अपनी गलतियाँ नहीं देखोगे, टीचर से नहीं पूछोगे कि मुझे कैसे करना है, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अपने टीचर से पूछो, वो आपको बताएंगे, तो श्योरली आपका अगला टेस्ट और अच्छा होगा। तो जैसे जब हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, थ्रू आउट द जर्नी, प्रिपरेशन से लेके रिवीजन तक और एंड सब कुछ, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी दूसरों से सुन के, दूसरों का देख के, अपनी परफॉर्मेंस देख के स्ट्रेस आता है दिमाग में कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझसे होगा नहीं होगा, होगा तो एक होता है ना, कभी कभी थॉट आता है कि मैं दूसरों को सेटिस्फाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सोसाइटी तो जज करती है हर एक चीज़ को लेके। तो उस स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं? जो पहली बात है, मैं तो कभी दूसरों की परवाह नहीं करता था। मैं दूसरे क्या सोच रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, मेरे से ही फ़र्क पड़ता है, मेरे पेरेंट्स से पड़ता है। तो अगर आपके मार्क्स से आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, फिर तो आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आपको वहीं पे मोटिवेशन मिलेगी, टीचर्स भी आपको गाइड करेंगे। बट इन केस आप जनरली डीमोटिवेट हो जाते हो, मतलब कई बार वैसे स्ट्रेस हो जाते हैं किसी की बात सुन के, तो मतलब आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए। पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे कि हो जाएगा, मतलब ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। और कभी भी दूसरों को देख के मतलब जो भी होता है इनसिक्योरिटी या जो जलन होती है, मतलब दूसरों के मार्क्स से हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। जो मैंने बोला कि मेरे को हमेशा 100 की तैयारी करनी है। मतलब अगर मेरे 70 आ रहा है, चाहे मेरे दोस्त के 60 आ रहे हैं, मैं खुशी में हाँ भाई 10 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, नहीं, मेरे को तो 100 के लिए प्रिपेयर करना है। जो मेरे 30 कटे मैं हमेशा उस पर काम करता था। तो मतलब दोस्त के जो मार्क्स है उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने जितने भी कटे, चाहे आपके 5 कटे, 10 कटे, 50 कटे, आपको हमेशा उस पर काम करना है। नहीं, क्वेश्चन आंसर क्लियर है। भगवान कृष्ण ने भी उस दिन संदेश दिया था, कन्हैया ने भी यही संदेश दिया कि लोगों की परवाह मत करो, तात धनुष उठाओ, चलाओ बाण। ये बात है, लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस भैया, जब आपने प्री फाइनल के पेपर लिखे तो आपको कहीं से ये था हम AIR तो आ जाएगी, या पास तो पक्का ही हो जाऊंगा? पास के लिए, हाँ पास के लिए मैं कहीं ना कहीं श्योर था, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट सीरीज के मार्क्स देखे थे। तो जैसे उसमें मेरा 72-71% बन रहा था, तो मैं श्योर था कि 50% तो आ जाएंगे। जब टेस्ट में मैं 70% ले रहा हूँ, 20% का मार्जिन था, तो वो बहुत होता है। तो मैं पास होने के लिए श्योर था। ठीक है, एक आधा पेपर तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो मेरा भी हुआ था एक आधा पेपर ऊपर नीचे, तो उसका थोड़ा डर था, पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि पास तो हो जाऊँगा। और जहाँ तक बात रैंक की है, जो रैंक का नॉर्मली ट्रेंड रहता है वो रहता है 70%। मतलब अगर आपके 70% से मार्क्स ज़्यादा है, मतलब आउट ऑफ 600 जो फाइनल का ट्रेंड चलता है 420 से ऊपर आ रहे हैं, तो नॉर्मली आपकी रैंक आ जाएगी, मतलब 50s में। तो मेरे दोस्त बोलते थे मेरे को कि मतलब तू रैंक ला सकता है। तो खुद से तो कभी नहीं आए थे मेरे मन में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में नहीं थी रैंक। फाउंडेशन में मेरी आ जाती, बट मेरे ही अटेम्प्ट से ICI ने फाउंडेशन में 50 AR निकालनी बंद कर दी थी, सिर्फ 3 आती थी। तो उस टाइम पे जो AR3 था और जो मेरे मार्क्स थे उसमें 38 मार्क्स का ही गैप था। तो मतलब इन वर्स्ट सिनेरियो मेरी 41 रैंक आ जाती था, बट नहीं आई थी। और इंटरमीडिएट में मैंने ग्रुप अलग अलग दिए थे, तो वो रैंक में कंसिडर नहीं होता। तो इस वजह से रैंक का कभी था नहीं बट मेरे मन में। बट जब देखा कि पारस पे 70-71% तो लगता था कि आ भी गई तो मैक्सिमम 40s में ही रहेगी, क्योंकि बिल्कुल ही एज पॉइंट पे था कि 70 क्रॉस करे तो मैक्सिमम ये था 45 से 50 के बीच में आ सकती है। और भगवान की ज़्यादा ग्रिप हुई तो
40-41 आ जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। पर जब देखा कि 28 आ गई, मतलब 450 नंबर है, वो तो नहीं हुआ था मेरे को भी, मतलब कभी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया वो तो, क्योंकि 71% ही चल रहा था। तो 75% है तो उसमें 28 आई, तो टेस्ट सीरीज़ की वजह से ही था कि सारी गलतियाँ मैं इम्प्रूव कर पाया। और वो जो टेस्ट थे वो कहीं ना कहीं ICI के जो फाइनल पेपर है उससे कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्ट थे। चेकिंग भी बिल्कुल ही उस स्टैंडर्ड से जो ICI का स्टैंडर्ड था, तो उसमें 70 to 71% है और फाइनल में उससे ज़्यादा ही मार्क्स है। और ये मेरे साथ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में भी हुआ है। जो टेस्ट सीरीज़ का स्कोर था, एवरेज स्कोर था, जो मेरा फाइनल स्कोर है हमेशा उससे ज़्यादा ही आया है। तो अब उस स्टूडेंट को ढूंढा जाए जिसके फाउंडेशन में आपसे 38 फाल्तू है, वो कौन सी रैंक पे आया, कि बदला लिया गया है या नहीं लिया गया है ना? उसका पता किया जाए। अभी जैसे ये 28 रैंक है, ये अगर ये 18 होती या टॉप 10 में आते तो कोई फर्क पड़ता है? मतलब हाँ, जॉब्स में फ़र्क पड़ता, मतलब थोड़ा बहुत वो कंसिडर करता है टॉप पे, बट रैंक इज रैंक, मतलब उसके बाद टॉप 10। पर हाँ, मेरे को नहीं लगता 11 से लेकर 30 के बीच में ज़्यादा फर्क पड़ता है, बट हाँ टॉप 10 का तो ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ता टॉप है। 10 को हाँ, टॉप 10 का तो काफी पैकेज फर्क का पड़ता है। पैकेज का हाँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सीए फाउंडेशन में लो सब्जेक्ट को टफ माना जाता है और हमारे पास फाइनल एग्जाम में 1.5 1.5 दिन होता है तैयारी करने में, तो उसमें कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? लो हमें इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि एक तो उसमें थ्योरी है, जो जनरल परसेप्शन होता है कि प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो मेरे को लो डिफिकल्ट होने का रीज़न लगता है वो लगता है जो भी आपके बाकी सब्जेक्ट है वो आप 12th में पढ़ के आते हो, जो लो ही होता है, जो बिल्कुल नया है, तो इस वजह से वो डिफिकल्ट लगता है। बट इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा, वो है रिटर्न प्रैक्टिस ही। क्योंकि लो में क्या होता है, पहले आपको एज इट इज़ प्रोविज़न याद आना चाहिए कि हाँ इस प्रोविज़न से, इस सेक्शन से, इस लो से रिलेटेड है। फिर आपको वो जो आपके क्वेश्चन में केस है उससे लिंक करना आना चाहिए। फिर लास्ट में आपको अच्छे से कंक्लूजन भी लिखना है। तो ये होएगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उन्हें लिख के देखोगे, टेस्ट दोगे, मतलब एट लास्ट रोल टेस्ट का ही आ जाता है इसमें, मतलब प्रैक्टिस का। और जब आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हो, एक ही चैप्टर को 3-3 बार 4-4 बार पढ़ लेते हो, और जो पारस के टेस्ट होते हैं वो एक दिन के इंटरवल पे ही होते हैं, तो उसमें आपको प्रिपेयर करना आ जाता है कि हाँ 1.5 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है। अब जब मैंने अपना फाइनल FT दिया था 1.5 दिन में प्रिपेयर करके, तो फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में छप गया था कि मैं एक चैप्टर करने बैठा, उसको 1 घंटा लगा, इस चैप्टर में 2 घंटे लगे, और एट लास्ट फॉर एग्जांपल मेरे 2 चैप्टर छूट गए थे जो मैं 1.5 दिन में नहीं पढ़ पाया था। तो फिर जब मैं अपने ICI के फाइनल पेपर की तैयारी करा तो मेरे को पता था कि हाँ भाई तेरे को पिछली बार इस चैप्टर में 1 घंटा लगा था, अब तेरे को 45 मिनट में निपटाना है, क्योंकि उस टाइम पे तेरे 2 चैप्टर छूट गए थे। तो जब आप उसे पहले ही 1.5 दिन में एक बार प्रिपेयर कर चुके होते हो ना, और टेस्ट दे चुके होते हो, तो आपको पता होता है कि आपका टाइम कहाँ ज़्यादा लगा था, आपका क्या छूट गया था। तो जब आप ICI का पेपर देने बैठते हो, जो वो वाला 1.5 दिन होता है, तो उसमें आपका ना उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। बहुत स्टूडेंट का उसमें टाइम वेस्ट होता है, जो आधा दिन होता है जब पेपर दे के आते हैं शाम को, उसमें तो वो यही प्लान कर होता है, हाँ भाई इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस बुक से पढ़ना है, ये करना है, ये करना है। पर अगर आपने टेस्ट दिया, आपका इस चीज़ में टाइम वेस्ट ही नहीं होता, आपको पहले से क्लैरिटी होती है कि हाँ भाई इस बुक से पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतना इतना टाइम देना है। तो वो 1.5 दिन में अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है तो वो ईजिली मैनेज हो जाता है। इसमें ना एक चीज़ और भी है कि अब पारस में जब हुआ तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बता भी दिया। तो इनके बताने से तो ये इंप्रेशन आ रहा था कि रिटर्न प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इससे इन्होंने जो बातें बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 बातें हैं कि व्हाट टू राइट, लिखना क्या है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, पैरा 1 2 3 कि पहले आपको वो जो उसका प्रोविज़न लिखना है, फिर वो केस का लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है, इस तरह से। तो व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट और रिटर्न प्रैक्टिस, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये भी अब पारस पे ही करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या रहता है कोचिंग के अंदर कि टीचर क्या करता है कि सिलेबस करवा देता है, कंसेप्ट समझा देता है, लेकिन वो वहाँ बात खत्म नहीं होती, उसके साथ क्वेश्चन बैंक करवाना, उसके साथ व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट और राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब करवाना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप ये मान लीजिए कि पारस के थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट हैं उसके मॉडल में ये रहेगा कि टीचर का रोल रहेगा 30%, कि टीचर जो टीचिंग कर रहे हैं ना उसका 30% रोल है, 70% रोल रहेगा उस फैकल्टी का जो आपको ये बताएगी कि व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट और टू मेक रिटर्न प्रैक्टिस।
तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो थ्योरी के सब्जेक्ट है ना, उसकी वजह से आपको फेल नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। तो यूँ समझ लो कि अब प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच में कंपटीशन रहेगा कि ज़्यादा मार्क्स किस में आ जाते हैं, और आने वाले टाइम में देख लोगे आप लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भैया, आपने इंटरमीडिएट में सिंगल ग्रुप क्यों चूज किया पारस में? क्योंकि देखो ये अपना क्योंकि ये अपना कन्हैया सिंगल है। अगर ये कन्हैया डबल होते तो बहुत ग्रुप लेते हैं। इनका नाम कन्हैया सिंगल है, तो सिंगल, और वैसे भी अभी तक ये सिंगल है। तो ये एक साइंटिफिक रीजन था इस बात का। नहीं, रैंक आने से क्या पता कोई मैसेज आ गया हो। हाँ, तो अब ये रैंक आ गई है, अब ये बहुत हो जाएंगे। यस, नहीं, इंटरमीडिएट में मैं लिटरली कंफ्यूज था कि मुझे सिंगल ग्रुप के साथ जाना चाहिए या बोथ ग्रुप के साथ। मैं बहुत कंफ्यूज था मतलब उस टाइम पे। फिर मेरे को लगता था, जो मैंने उस टाइम पे सोच के डिसीजन लिया था कि अगर मैं एक ग्रुप दूंगा, मतलब 1 साल का तो मिनिमम पीरियड होता था तब, तो 1 साल में मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर अगले 6 महीने में दोबारा 4 पढ़ूंगा। तो ये था कि चल यार 6 कर लेता हूँ, अगले 6 महीने के लिए 3 ही सब्जेक्ट छोड़ दूंगा। पर मेरे सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स सब मेरे को बोल रहे थे कि यार तू बोथ ही दे, मतलब तू रैंक ला सकता है, अगर बोथ देगा तो ही रैंक में कंसिडर होगा, सिंगल देगा तो नहीं होगा। बट मुझे लगता था कि शायद मैं उतना प्रेशर ना ले पाऊँ, कहीं ऐसा ना हो बोथ के लालच में सिंगल भी चला जाए। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोच के कि चल कोई नहीं, तो मैंने करा। बट फिर उसके बाद अब रैंक आने के बाद तो मैं और ज़्यादा पछता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट में बोथ देता तो तब भी अच्छा रहता। और प्लस अभी तो जो करंट सिनेरियो, अब तो आपके 6 ही एग्जाम है, मैंने भी 5 तो प्रिपेयर करे ही थे, तो अब जब 6 रह गए तब तो आपको जो मतलब मेरी एडवाइस है, आपको बोथ के लिए जाना चाहिए। मतलब कर सकते हैं बोथ ग्रुप, बट हाँ आपको खुद से भी असेस करना चाहिए कि मतलब आप कैलिबर क्या है, प्रेशर ले सकते हो या नहीं ले सकते। तो मतलब वो आपको थोड़ा सोच के बैठ के डिसीजन लेना पड़ता है। बट इन केस आपको लगता है, थोड़ा भी लगता है आप कर सकते हो तो करो। मतलब आप थोड़े कंफर्ट से निकलोगे, एक ग्रुप की जहाँ 2 करोगे, थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, कंफर्ट से निकलोगे, बट हो जाएगा अगर कॉन्फिडेंस रखोगे। अगर आप इंटरमीडिएट पारस से बाहर करते तो आप बहुत ग्रुप देते हैं, सिंगल ग्रुप देते? सिंगल ही देता है। और मतलब मैं फाउंडेशन देने के बाद बाहर जाता ही ना, क्योंकि फाउंडेशन में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो इंटरमीडिएट चूज़ किया। और प्लस बाहर जाने में कंफ्यूजन भी बहुत रहता है कि यार कौन सा टीचर क्या कुछ। यहाँ वाले टीचर पे ट्रस्ट था, जब फाउंडेशन किया तो अच्छा, तो मतलब बाहर जाने का कोई दूसरा थॉट था ही नहीं। मतलब जब फाउंडेशन का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, आई स्कोर 319 आउट ऑफ 400, तो मतलब बाहर जाने का कोई सेकंड थॉट था ही नहीं दिमाग में। और बाहर जो मैंने ट्रेंड देखा ही है, क्लास देके छोड़ दिया, मतलब कोई रिटर्न प्रैक्टिस, कोई होमवर्क के लिए फॉलोअप नहीं। मेरे को याद है जब मैं इंटरमीडिएट में था, मतलब ऐसा होता था कि आपको शाम को आके होमवर्क करना है, और अगले दिन 1 घंटे के लिए टेलीग्राम का ग्रुप खुलता था, उसमें मतलब होमवर्क हम अपना स्कैन करके भेजते थे। किस दिन नहीं भेजा तो पेरेंट्स को कॉल आ जाता था, तो मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट वो रहता था। तो बाहर ये नहीं था। और मतलब सीए में टीचर के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, तो मतलब जो मैनेजमेंट का रोल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मतलब आपके टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स भी जा रहे हैं पेरेंट्स के पास, तो मतलब लगता था हाँ कोई है, मेरे को कोई बोलेगा अगर कम मार्क्स आया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे तक रह गया बात ख़त्म होगी। तो मतलब वो रोल काफ़ी अच्छा था। तो इंटरमीडिएट में बाहर जाने का कोई था ही नहीं, फाइनल में मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि पढ़ा नहीं रहते हैं लोग फाइनल को। क्या कह रहे थे आप सीए की बार? क्या हाफ सिलेबस है बाहर? हाफ सिलेबस? हाँ, मतलब क्या half कितनी time जानकारी है, इसको ठीक से बताओ, कितनी जानकारी है इस बारे में? जैसे हम आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ग्रुप करें तो हमारा मतलब अक्टूबर या मिड नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होता है, 12वां जुलाई में ख़त्म है। उधर उसके बाद कोई रिवीजन के लिए कोई यूटीएफटी नहीं हो रही बाहर, और कुछ हम हमारे फिर बाद में हमें होता भी अभी 5-6 महीने पड़े रिवीजन, मतलब बाद ही में कर लेंगे। मैंने देखी सर बाहर की बुकें, जैसे हमारे तो अपने ब्रांच में 100 क्वेश्चन कराए हैं कम से कम, सारे टॉपिक कवर है उसमें। हाँ। फर्स्ट ईयर के 10-10 साल के क्वेश्चन है। बाहर देखिए मैंने, मेरी दोस्त के 20 क्वेश्चन है सर सारे, हर एक चैप्टर में ऐसे ही। अब उनसे मतलब 5 गुना ज़्यादा सिलेबस कराता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा। अब वो मतलब 5 गुना है भी नहीं, वास्तव में वो क्या है, कंप्लीट सिलेबस है भाई। मतलब उनका 1/5 है पूरे का, अपना कंप्लीट है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा अजीब सी कंफ्यूजन है। मतलब पारस में अगर कोई आने से कोई रोकता है ना, तो उसके पास पॉइंट पता है क्या है, कि पढ़ाते ज़्यादा हैं। अब बताओ मतलब ज़्यादा पढ़ाना कहाँ से गुना हो गया? देखिए वास्तव में तो ये कि वो सिलेबस पूरा करवाते हैं। नहीं, इसमें जो स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, रिजल्ट गवाह है कि बोथ ग्रुप का रिजल्ट कितने % आ रहा है।
अब की बात तो सर 13%। 13% आ रहा है। 100 में से 13 बच्चा पास हुआ। आप वो सोचिए कि 87 बच्चा फेल हुआ, जिसने फाउंडेशन कवर कर रखा है, वो क्यों फेल हुआ? उसको क्या समझ नहीं थी? उसने कोर्स ही पूरा नहीं किया। जब वो 1/5 या 1/4 सिलेबस करके जाएगा तो कहाँ से बात बनेगी? ना कोई टेस्ट सीरीज, उस पर कोई चेक नहीं। तो ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी। वो ठीक है, हाँ कोर्स हो गया, कोर्स हो गया, कोर्स से क्या करेंगे? कोर्स की क्वालिटी होना चाहिए ना। और सबसे बड़ी चीज़ है रिदम, जो हम लोग शुरू से लेके एंड तक एक रिदम में रहते हैं। नहीं तो कितना तो सोसाइटी बाहर खराब है, वही खराब कर देगी, उन्हें क्या क्या बोलेगी, है ना? वही सर, सभी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, खुद के बारे में सोचो। अपना अपना काम करो, बिल्कुल अपना। जितना हमारे जैसे एक सब्जेक्ट के 3-3 मॉड्यूल है, अब जैसे टैक्स को ले हमारे 6 बुक्स हो गई, अब 12 में 3 बुक मतलब उनके तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट में तीन उस सब्जेक्ट आ रहे हैं और 5000 में बोथ ग्रुप की क्लासेस आ रही हैं। आ रही है ना। वो सब कुछ ही कॉम्प्रोमाइज किया हुआ ना। उसको क्या है कि आपके करियर को बाहर एक बिजनेस बना दिया गया है। ये नहीं पता कि एक बच्चा, उसकी फैमिली के पीछे कितने इमोशंस हैं, कितनी उम्मीदें हैं, पेरेंट्स की कितनी उम्मीदें हैं, उस बच्चे को कितनी उम्मीदें हैं, और उसको एक बिजनेस मॉडल लगा के छोड़ दिया गया है। बर्बाद हो रहे हैं करियर बच्चों के, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ही बता रहा है कि 13% रिजल्ट बताओ। पहले से तो छट के आए हैं। 100 में से 20%, 25% फाउंडेशन का रिजल्ट है, पहले ही स्क्यूटनी होगी, छटनी होगी। उस 25 जो बचा है उसमें भी कितना पार्ट आ गया? कम पार्ट आ गया। 100 में से 10 तो अपने आप ही पास हो जाते। हाँ, मान लो कोई ना पढ़ाए तो भी 10 तो पास हो ही ऐसे हो जाते। जाते फिर। तो फिर आप क्या कर रहे हो कि इतनी सारी क्लासेज, इतने सारे कोचिंग सेंटर, इतने टॉप क्लास टीचर्स, स्टडी मटेरियल में से आ गया तो सर यही यार, वरना मैदान के बाहर। ठीक बात है। काफी अच्छा काम कर रखा है बच्चों ने, काफी अच्छा काम कर रखा है। सफी कर रखे है ना? हाँ, बढ़िया यार, सही है। हमारे को तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक तो बिग फोर में आर्टिकलशिप करते हैं जैसे, और एक बाहर करते हैं, तो उसका आगे कोई जॉब पे इफेक्ट पड़ता है, वर्क पे कुछ होता है? तो ये ना आपको अपना इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद ही आपको अपनी प्रेफरेंस फिक्स करनी है। अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो आपको मिड साइज फर्म से करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको हर टाइप का एक्सपोजर मिलेगा, तो प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट है। बट आपको जॉब में जाना है, अगर आप श्योर हो कि मुझे आगे जाके जॉब भी करना है, तो बिग फोर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। जैसे मैंने ऑडिट में किया, तो ऑडिट में स्पेशलाइजेशन है। मैंने टैक्स पे ऐसे ज़्यादा काम नहीं किया, टैक्स की मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो अगर आपको जॉब में जाना है फिर आप बिग फोर की ट्राई करो, फॉर श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट आपको अगर प्रैक्टिस में जाना है तो आप मिड साइज से जाओ, आपको हर टाइप का एक्सपोजर मिलेगा, टैक्स का मिलेगा, ऑडिट का मिलेगा, तो उस केस में आपके लिए मिड साइज फर्म बेस्ट रहेगा। एक ये सुना है जैसे, अगर किसी की रेफरेंस हो बिग फोर वाले तभी लेते हैं, वरना लेते नहीं, कितने भी नंबर हो, या से रैंक हो तभी लेते हैं, इसका कोई वो है? मेरी नहीं थी भाई कोई रेफरेंस, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के मार्क्स ही थे और इंटरव्यू प्रोसेस जिसे देख के मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी जेन्युइनली कोई रेफरेंस नहीं थी मतलब बिग फोर में। बल्कि इसमें ये एक चीज और भी आ रही है, आपने तो ये सुना हुआ है कि रैंक हो तो ही बिग फोर फर्म्स लेती है। इवन ये है कि कहते हैं कि बोथ ग्रुप क्लियर हो तो ही लेती है। ये भी बहुत सुना है। ये भी है, लेकिन इनके तो सिंगल ग्रुप है। इन्होंने ग्रुप 1 अलग से किया, ग्रुप 2 अलग से किया, उसके बावजूद भी लिया है। सभी पे जितने बच्चों पे सुना सभी ऐसे कहते हैं, बोथ ग्रुप एक ही बारे में क्लियर होना चाहिए तभी लेंगे, वरना हाँ, लेंगे। झूठा एक्सपीरियंस लेके ज्ञान बांटने लग जाते हैं लोग। तो असली बात ये है, मेरे से भी जब भी कोई सलाह लेता है तो मैं यही कहता हूँ कि नॉलेज आपकी ताकत है, डिग्रियां आपकी ताकत नहीं है। डिग्रियां ठीक है, एक सर्टिफाइड हो गए, रिकॉग्नाइज हो गए आप उसके लिए, लेकिन आप ये देख लो, ये एग्जाम्पल है। उन लोगों को सुनना चाहिए उनको कि जो कहते हैं बोथ ग्रुप क्लियर करके बिग फोर में जा सकते आप सुन लेंगे। हैं। एक क्वेश्चन और भी आता है कि बिग फोर में अगर आप जाते हैं तो वो लोग पढ़ने का टाइम नहीं देते, कोई छुट्टी नहीं देते हैं, तो फिर वो सीए फाइनल की स्टडी बहुत करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी भी कोई दिक्कत आई? मतलब फॉर श्योर बिग फोर में वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, मिड साइज से काम ज़्यादा, वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। बट अगर आपने जैसे यहाँ पे पढ़े हो, आपका सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में एक डिसिप्लिन बन जाता है कि मेरे को डेली पढ़ना ही है। और जगह क्या होता है, आपको लेक्चर सारे एक साथ दे दिए, आपकी इच्छा है कब क्या देखना है, किस टाइम देखना है, आपकी इच्छा है। बट वो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का ना फ्लो बना हुआ था कि डेली लेक्चर देखना ही है।
तो मेरा ये था वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते थे, बट ये था मैं सुबह जल्दी उठ के फिक्स था कि 4 घंटे की क्लास करनी ही है। मैं अगर रात को ऑफिस से कभी 12 बजे भी आ रहा तो भी 4 घंटे सो लूँगा, बट वो था 4-5 बजे उठ के 4 घंटे की क्लास पूरी करनी है, उसके बाद भी ऑफिस जाता था। तो मतलब आपका एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए कि मेरे को डेली टाइम देना ही है मेरी स्टडीज़ को। ठीक है, कभी एक आध बार मिस हो गया, वो वीकेंड पे कवर कर लिया, मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, बट जनरली आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, तो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भैया पारस इंस्टीट्यूट पे आपके टेस्ट शेड्यूल वाइज होते थे क्या नहीं होते थे? जो टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही एक डेट शीट आ जाती थी कि इस दिन इसी सब्जेक्ट का और ये टॉपिक्स ये चैप्टर कवर होंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते थे। तो बिल्कुल ही वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता था। टाइम भी आप देखोगे आईसीआई वाला मैच होता था, जैसे 2 से 5 ही होता था पेपर, 1:45 पे आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता था, वही 15 मिनट का रीडिंग टाइम, 2 से 5 आप पेपर लिखो, फिर वो 10 से 15 मिनट के लिए ग्रुप खुलता था, 5 बजे खुल जाता था ग्रुप, आप 5:15 तक ही आंसर शीट भेज सकते हो, लेट भेज रहे हो तो वो कंसिडर नहीं होती थी, फिर वो चेक होके आती थी। तो क्या था, अब नॉर्मली क्या था, दोपहर में लोग सो जाते थे, बट मैंने लास्ट के 2 महीने वो 2 से 5 टेस्ट लिखे ना, तो कोई उबासी नहीं आती थी, कोई वो नहीं था, बैठने में कोई इशू नहीं होता था। तो जब मैं फाइनल के पेपर लिख रहा था ना, तो वो बॉडी अडेप्ट हो जाती है, क्या 2 से 5 तो मैं लिख रहा था, तो वो बहुत ईजी रहता है फिर, तो वो टाइमिंग बिल्कुल सेम रहती है यहाँ पे। आपके टेस्ट जो भी आप टेस्ट देते थे वो सभी टाइम वाइज चेक हो गया आ जाते थे? हाँ, मतलब 2 से 4 दिन में हर टेस्ट चेक होके आ जाता था, चेक करके हमें कॉन्टेक्ट डिटेल मिलती थी, मतलब सारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, आईसीआई के पैटर्न पे चेकिंग होती थी, मतलब हम उन्हें फ़ोन करके डाउट ले सकते थे कि मैम यहाँ पे इतने मार्क्स क्यों आए, कहाँ कट गए, मतलब मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस मिलती थी। वैसे तो आंसर शीट पे भी कुछ कमेंट्स आते थे, बट आपको और डिटेल में चाहिए तो आपको उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिलती थी चेक करके, आप फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हो, उन्हें मैसेज कर सकते हो, तो प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती थी, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। आपके पारस इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज की फाइनल रिपोर्ट थी उसमें आपके आईसीआई के पेपर में कितना वेरिएशन था? जो मेरे पारस की टेस्ट सीरीज का जो एवरेज स्कोर था यूटी का और एफटी का, वो अराउंड 70-71% था, और जो मेरा फाइनल सीए फाइनल में स्कोर आया वो मेरा 75% है, तो मतलब उसमें मेरा पारस से ज़्यादा ही स्कोर आया है। मतलब आपको पारस इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज थी वो मतलब आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगी आपकी सीए जर्नी में? हाँ, मतलब लास्ट में उसी का साथ था, जो मेरा 2 साल में रिदम टूट चुका था, जो मेरा वापस रिदम बना वो मेरा उसी से बना, उसी से इम्प्रूव करना शुरू हुआ, उसी से गलतियाँ पता लगी, और उसी से हुआ कि इतना अच्छा मैं स्कोर कर पाया। और ये जो पारस इंस्टीट्यूट का जो 2 बजे की जो टाइमिंग है, 1:45 की जो टाइमिंग है, ये ऐसा नहीं है कि वो वैसे रैंडम हुई है, वो पूरी रिसर्च के बाद हुई है कि आपके आईसीए के एग्ज़ाम भी 2 से 5 ही होते हैं, और 1:45 पे वो आपको अलाउ कर देते हैं एंट्री। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, 1:45 पे टाइमिंग ओपन हो जाती है और 5 o'clock क्लोज हो जाती है, ताकि आपके ब्रेन को ना प्रैक्टिस हो जाए, ब्रेन जो है ट्रेन हो जाए इस चीज़ के लिए कि मुझे इस टाइम के अंदर एक्टिव रहना है, क्योंकि ये बड़ा थका हुआ टाइम होता है और इसी टाइम के दौरान एग्ज़ाम होते हैं। तो ये नहीं है कि बाई चांस है 2 से 5 का टाइम, ये पूरा साइकोलॉजिकल रिसर्च के बाद है। इसमें ना जैसे एग्ज़ाम डेज में फिर हम उसी हिसाब से रात को सोते हैं, उसी हिसाब से सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, तो सारा एक साइकिल बन जाता है। तो जब 2 मंथ्स पहले 2 मंथ्स वो साइकिल बन गया, तो जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें टॉप मोस्ट फिर हमको सब हिट जाता है, दिक्कत नहीं आती कोई। जब आप आफ्टर 2 years ऑफ योर आर्टिकलशिप, जब आप अब टेस्ट सीरीज़ और फाइनल के लिए जब प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सारी देखी होंगी, एंड आपने एक्सप्लोर किया होगा सब कुछ, तो अदर टेस्ट सीरीज़ और पारस के टेस्ट, मतलब हाउ डिड यू चूज़ कि मुझे पारस से ही टेस्ट सीरीज़ करनी है? तो इसमें जो मैंने ऑनलाइन और जो टेस्ट सीरीज देखी थी, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो स्केड्यूल का ही था। जो और जगह क्या था, फॉर एग्जांपल टेस्ट सीरीज में 8 टेस्ट कवर हो रहे हैं, तो उनको ये था बल्क में, मतलब एक साथ आपके पास 8 क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, जब आपकी इच्छा हो, जिस टाइम आप लिख रहे हो, जब आपका मन करे, अपने पेस पे आप लिखो, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी कि 3 घंटे में लिख रहे हो आप, 4 घंटे में लिख रहे हो, ना कोई ऐसे प्रॉपर टाइम था कि 2 से 5 लिख रहे हो, ना कोई प्रेशर था कि हाँ मेरे को 2 दिन पढ़ने के बाद टेस्ट लिखना है, 1 दिन पढ़ने के बाद टेस्ट लिखना है, मतलब उसमें कोई सिस्टम ही नहीं था। अपने हिसाब से आप टेस्ट लिखो, भेजो, फिर वो 4-5 दिन में चेक होके आ जाता था,
तो मतलब मेरे को नहीं लगता था कि मैं मतलब बिना प्रेशर के लिख पाऊँगा, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं था। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि प्रॉपर स्केड्यूल था, जिससे मेरा डिसिप्लिन बन रहा था, जो लास्ट के 2 महीने में मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो इसके लिए इस वजह से मैंने पारस को सिलेक्ट किया। ये सी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट पारस से लिया आपने, तो इससे आपको फाइनल में क्या एक्सप्लोर करा आपने, क्या हेल्पफुल था आपके लिए? तो पहली बात तो पूरी मतलब सीए फाइनल की जर्नी में आर्टिकलशिप में ही था सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, तो क्योंकि जो मेरा आर्टिकलशिप में बिग 4 में सिलेक्शन हुआ वो मेरा फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के मार्क्स के दम पे हुआ। उन्होंने वो मार्क्स देखे, फिर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो वहीं पे शुरू हो गया था, जो मेरा मतलब बिग 4 में सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद जो दूसरा मेरे को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लगा वो ये था आर्टिकलशिप के साथ साथ स्टडीज़ मैनेज करना, जो मेरा इंटरमीडिएट तक डिसिप्लिन बन चुका था कि मतलब डेली पढ़ना ही है, तो वो फाइनल में भी कंटिन्यू हो रहा था कि भाई डेली क्लास देखनी ही है, मतलब 3 घंटे की 4 घंटे की देखनी ही है। मतलब ये होता है कि स्टडी जो लास्ट का एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का पीरियड होता है, उसमें होता है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, अब मेरे को खुद को टाइम देना है, सिर्फ मैं हूँ और बुक्स है, सिर्फ मेरे को पढ़ना है। तो अगर आपको डिसिप्लिन चल रहा है ना, तो आप वो 2 साल में अपनी क्लासेस पूरी कर सकते हो, अगर वो डिसिप्लिन आपका बना हुआ है तो ये आप लास्ट के 6 महीने में सेल्फ स्टडी कर पाओगे। पर आपको डिसिप्लिन ही नहीं है तो बहुत बच्चों का क्या होता है, वो लास्ट में पेपर से 6 महीने पहले तो अपनी क्लास लेके बैठे हुए होते हैं, उन्हें सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। तो जो सबसे बड़ा दूसरा मेरे को कंट्रीब्यूशन लगा वो ये था कि मेरा प्रॉपर डिसिप्लिन बना हुआ था, जिस वजह से मेरी क्लासेस ऑन टाइम कंप्लीट हुई और मेरे को सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट टाइम मिला जितना मैं देना चाहता था। जो पारस पे जो आदत पड़ी हुई थी कि मतलब सर तो क्लास में एक क्वेश्चन बता देते थे, ऐसा नहीं होता था कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन करा दिया फिर बाद वाले तो फुद्दू लगते थे वो हो जाते थे, एक डिसेंट सा क्वेश्चन कराते थे, फिर उसके बाद ऐसा होता था आपको बाकी सारे क्वेश्चन खुद ही सोल्व करने हैं, तो ये आपको पता लगेगा। तो ये फाइनल में भी फॉलो हुआ था कि मतलब टीचर तो वहाँ पे करा देता था अपनी इच्छा से, ऐसा होता था कि सबसे बड़ा क्वेश्चन करा देते थे, तो उसके बाद के जो क्वेश्चन बचते थे वो ऐसा होता था कि हो ही जाएंगे अब तो। बट कुछ बच्चे क्या होते थे, इसी जो उनका मूड बन जाता था खुद से सोल्व नहीं करते थे, बट मेरी आदत पड़ी हुई थी कि मेरे को खुद से सोल्व करके देखने हैं। तो वैसे तो काम के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, बट जब मैनेज हो पाया, जितना मैक्सिमम मैनेज हो पाया, मैंने ऑफिस से आने के बाद भी रात को 1 घंटा 2 घंटा देख के वो क्वेश्चन सोल्व करके देखे हैं। जो मैंने सुबह क्लास ली वो शाम को आके मैंने पढ़ा, क्योंकि जो मेरी पहले पारस पे आदत डल गई थी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में। एक्चुअली क्या है कि फाइनल के अंदर जो एक मैकेनिज्म काम करता है ना टीचिंग का, जो कॉमन है कि उसमें क्या करता है टीचर जो है वो सारे ही क्वेश्चन करवा देते हैं, बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर कनेक्ट तो कर नहीं पाते आप, तो वो उनकी लिमिटेशंस हैं। और यहाँ जो पैटर्न है क्लास का वो इंटरेक्टिव है, तो यहाँ पहले एक क्वेश्चन करवा के दिखा दिया और उसके बाद ट्राई करने के लिए क्वेश्चंस दिए, उससे हाई लेवल का दिया, उससे हाई लेवल का ट्राई करने के लिए, उससे हाई लेवल का करवाया नहीं क्लास में कि इजी होमवर्क में दे दिया। तो हाई लेवल का जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करके आए, तो आप पूरा ब्रेन को एक्सप्लोर करके आए, माइंड को एक्सप्लोर करके आए, और नेक्स्ट डे पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, मैंने करवाया है, ठीक है ना। तो वो जो टीचिंग पैटर्न है ना, वो इन्होंने बताया कि फाइनल में काम आया इनके, कि वो आदत पड़ गई, तो वो वहाँ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रही, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे डिपेंडेंसी रही। इसमें फाइनल क्या, मैंने इंटर की भी क्लासेस देखी हैं, जो पेन ड्राइव क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पर भी पूरा एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व करा दिया जाता है। अब बच्चे के पास पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है, होमवर्क के नाम पे कुछ है नहीं, तो इंटर में भी ऐसे चल रहा है। वो उससे क्या होगा, वो आपकी एक्सप्लोरिंग होगी नहीं, बस क्वेश्चन देख लिया, बच्चे ने देख लिया, ओके। और हाँ जी, जो हमारे रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होते हैं और वो जो टीचर्स चेक करते हैं, तो वो सारे चेकर्स क्या क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? बिल्कुल, जो भी मेरे सीए फाइनल के टेस्ट चेक हुए, प्रॉपर जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उन्होंने चेक किए। बिल्कुल जो आईसीआई का मार्किंग का पैटर्न रहता है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इस स्टेप के इतने मार्क्स मिलेंगे, प्रोविज़न लिखने के इतने मिलेंगे, कंक्लूजन के इतने होता है, प्रॉपर उसी स्टैंडर्ड्स पे चेकिंग होती है, तो जिससे आपको हेल्प होती है कि आप अपने फाइनल जो आईसीआई के एग्ज़ाम देना है उसके लिए प्रिपेयर कर पाओ। जो सीए लक्ष्मी मैम हैं वो आपके टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, तो वो सारा का सारा फॉर्मेट आपको जूम मीटिंग में समझाएंगे कि भाई इसी तरह से लिखना है। रूमन मैम है वो लो का पूरा पैटर्न समझाएंगे, तो वो अपने आप में प्रोफेशनल है, वो पूरी रिसर्च करने के बाद है कि कहाँ पर बच्चे के मार्क्स कम कटेंगे, कहाँ पर ज़्यादा,
तो खाली फाइनल में नहीं, ये फाउंडेशन से ही शुरू हो जाता है ये पैटर्न, फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों स्टैंडर्ड में ही। यस, और सवाल? भैया आपने मैराथन और फास्ट ट्रैक क्लासेस अटेंड किए थे एग्जाम से पहले? मैंने अपने पूरी जर्नी में मतलब फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल, मैंने कभी भी ना कोई फास्ट ट्रैक बैच लिया, ना कोई रिवीजन लेक्चर देखा, ना कोई मैराथन क्लासेस ली, क्योंकि मेरी थिंकिंग यही थी, क्योंकि जो एग्ज़ाम से पहले के जो क्रूशियल मंथ्स है, चाहे वो 2 महीने चाहे वो 6 महीने, मतलब फाइनल के 6 महीने और फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल के जो 2 महीने होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। उसमें मतलब सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए, मतलब सिर्फ आप और बुक्स, ठीक है कुछ डाउट्स तो आएंगे ही, तो वो डाउट्स के लिए आपके पास टीचर है, आप डाउट्स लो। उस पीरियड में ऐसा नहीं होता है कि आप पूरे चैप्टर की वीडियो देखने बैठ जाओ, मतलब उससे आपको खुद का तो पता ही नहीं लगेगा ना आप कितने पानी में हो, आपको कितना आता है, उसमें भी आप टीचर की सुन रहे हो, पहले भी आपने टीचर की सुनी है, आपको खुद का पता ही नहीं लग रहा। तो मैंने कभी भी कोई मैराथन, कोई रिवीजन लेक्चर मैंने नहीं देखा कोई भी अपनी लाइफ में आज तक। यस, जो आपने टेस्ट दिए पारस के फाइनल में, वो चेक होके प्रॉपर मिलते थे, और मिलने के बाद ऐसे क्या आंसर क्या आती थी उनकी, और जो जैसे आपने टेस्ट दिया आपको कोई दिक्कत लगी तो आप आगे से गाइडेंस थी पूरी? तो जब भी टेस्ट हो जाता था, जैसे कि मैंने बताया 5 बजे राइटिंग टाइम खत्म हुआ, 5:15 तक आप सबमिट कर सकते हो, तो ग्रुप पे तो 5:30 बजे ही आ जाती थी आंसर की, मतलब अगर आपको खुद से एनालाइज करना है आप 5:30 बजे बैठ के कर सकते हो। और जो टेस्ट चेक होके आता था उस आंसर की के बेस पे, वो मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आ जाता था, और चेक करके आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलती थी, तो आपको जहाँ भी लगता था आप खुद से आंसर की से मैच कर सकते हो। वैसे तो आपको खुद ही गलतियाँ पता लग जाएगी, क्योंकि जो आंसर शीट चेक हो के आते हैं उसमें भी कमेंट्स होते हैं, तो जब आप उसे एक्चुअल आंसर की से चेक करते हो वैसे तो आपको खुद ही पता लग जाए हाँ गलत करें, यहाँ पे नंबर नहीं मिलने चाहिए थे मुझे, पर फिर भी आपको लगता है आप खुद से इम्प्रूव करना चाहते हो, मे बी आपने प्रेजेंटेशन एरर किया हो कि हाउ कैन आई इम्प्रूव, तो उसके लिए आपको चेक करके कॉन्टैक्ट डिटेल मिलती है, आप उन्हें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और उनसे समझ सकते हो, सीख सकते हो कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ इससे। जैसे ना ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारे यहाँ पे, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ना नॉन मैथ्स है, जैसे क्लास 12th में इन्होंने मैथ्स स्क्विट कर दिया था, तो सीए के अंदर आने के बाद ना इनके मन में एक अलग तरीके का डर है कि फाउंडेशन में मैथ्स आता है, तो उसको लेकर के आपका क्या व्यू है मैथ्स को लेकर के? तो मतलब कितने % कंट्रीब्यूशन है क्लास 11th 12th मैथ्स का सीए फाउंडेशन लेवल पे? तो ना 11th 12th में तो वैसे भी फुल क्वेश्चन आते हैं, मतलब एमसीक्यू बेस्ड तो होता नहीं, मतलब मेरे टाइम पे तो नहीं होता था, अब मे बी 20% कुछ एमसीक्यू ऐड कर दिए हो तो, बट मेरे टाइम पे तो बिल्कुल ही सब्जेक्टिव पेपर होता था मैथ्स का, 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्टिव होता था। तो उसमें तो एक क्वेश्चन को मतलब वो प्रॉपर स्टेप में करना, 5 नंबर के हिसाब से, 6 नंबर के हिसाब से, बट फाउंडेशन में क्या होता है एमसीक्यूज होते हैं। तो जो पारस पे टीचर थे वो हमें शॉर्टकट बताते थे, मतलब मैं उस क्वेश्चन को पहले अपने 12th में करके आया भी हूँ, बट अगर मैं उस तरीके से सोल्व करूंगा ना फिर तो वो पेपर में वो क्वेश्चन 5 मिनट में होगा, सो 5 मिनट में होगा, कोई 10 मिनट में होगा, और वहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट दे ही नहीं सकता क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। तो क्लासेस में हमें शॉर्टकट ट्रिक सिखाई जाती है, कैलकुलेटर पे कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो वही क्वेश्चन जो मैंने 12th में 5 मिनट 10 मिनट लगा के किया, मैं फाउंडेशन का क्वेश्चन 1-1 मिनट में कर रहा होता था, क्योंकि हमें शॉर्टकट ट्रिक सिखाई जाती है। तो मतलब अगर आपके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं भी था तो भी मतलब इसमें कोई इशू वाली या घबराने वाली बात नहीं है, प्रॉपर मतलब जो सिखाते हैं वो स्क्रैच से सिखाते हैं, मतलब यही एज्यूम करके सिखाते हैं कि आपने पहले मैथ्स को नहीं पढ़ा। टीचर कभी भी ये एज्यूम नहीं करता कि आप ये तो पहले पढ़ के आए हो या आप खुद से कर लोगे, ये थिंकिंग रहती ही नहीं है। तो जिसके पास मैथ्स नहीं है उससे मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाउंडेशन में टीचर अच्छा है, आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, बात जहाँ से शुरू हुई वहीं से ख़त्म करते हैं, वहीं पर ख़त्म करते हैं कि ज़िंदगी में जो सीखा है चाहे कम सीख लो लेकिन अप्लाई करो, और जितना पढ़ा है चाहे कम पढ़ लो लेकिन उसके टेस्ट ज़रूर दो। जब तक जो सीखा है उसके प्रैक्टिकल एक्सपोजर में से नहीं निकलोगे आप, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सब बातचीत थी कन्हैया के साथ, और कन्हैया विश यू ऑल द बेस्ट। अब तक पारस का साथ रहा है और अब आपका और हमारा जो परिवार है वो कंबाइंड हो चुका है, ठीक है। अब हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, तो आगे भी फ्यूचर में भी कभी भी कोई दिक्कत आए तो पारस परिवार का हिस्सा है आपका, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कन्हैया की अच्छी कामयाबी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि ये अपनी जो करियर की ऊंचाइयों को छुए
और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, साथ में हमारा भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।